देखो इच्छा, मेरी गुड़िया दुल्हन बनकर कितनी सुंदर लग रही है ना। छोटी सी इच्छा एक टक परिधि की कीमती गुड़िया को देखती है और दिल उदास करके कहती है, परिधि, तुम्हारी गुड़िया तो कितनी महंगी है, मगर मेरा गुड्डा तो मिट्टी का है। तुम्हारी डैडी तो तुम्हें महंगी महंगी गुड़िया और कपड़े लाकर देते हैं ना। काश मैं भी तुम्हारी जितनी अमीर होती। अरे बुद्धू, तू मेरी पक्की सहेली है और हमारी दोस्ती हमेशा रहेगी। तुझे मेरी गुड़िया चाहिए ना, तो ऐसा करते हैं, हम दोनों आपस में अपने गुड्डे और गुड़िया की शादी रचा देते हैं। फिर तू मेरी सुंदर गुड़िया रख लेना और मैं तेरा मिट्टी का गुड्डा ले लूंगी। अब तू जल्दी से बारात लेके आ। दोनों अमीर गरीब सहेलियां आपस में गुड्डा गुड़िया की शादी रचाती हैं। तभी इच्छा के मासूम दिल में ख्वाहिश जागती है, परिधि परिधि, जब हम दोनों सहेलियां बड़ी हो जाएंगे तब हम दोनों की भी इसी तरह से धूमधाम से बड़ी बड़ी फूलों से सजी गाड़ी में बारात आएगी। बैंड बाजा बजेगा और मैं बहुत ही महंगा सा लहंगा लूंगी। हाँ। तभी अमीर घमंडी सुषमा गुस्से में गायत्री के आंगन में आकर बखेड़ा खड़ा कर देती है। परिधि, तुम फिर से यहाँ आ गई, चलो यहाँ से। नहीं नहीं, मुझको नहीं जाना है माँ, मुझको इच्छा के साथ खेलने दो ना। मम्मी, मुझे दर्द हो रहा है, मेरा हाथ छोड़ दो। ताई जी, परिधि को छोड़ दीजिए, उसे दर्द हो रहा है। अरे ओ लड़की, दूर रह मुझसे। सुषमा गुस्से में इच्छा को धक्का मार देती है। तभी खांचे के भीतर से गायत्री निकलती है और सुषमा को अपने आंगन में देखकर भड़क जाती है। तुम अब क्या लेने आई हो? सब कुछ तो छीन लिया तुमने हमसे। चली जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारे कदम अपने आंगन में गवारा नहीं है। अरे मैं तो तेरे आंगन में थूकना भी पसंद नहीं करती, मगर तुम्हारी बेटी ने ना जाने मेरी भोली सी परिधि को क्या पट्टी पड़ाई है। बार बार अपना आलीशान घर छोड़कर यहाँ मिट्टी में खेलने आ जाती है। तभी सुषमा की नजर परिधि के हाथों में मिट्टी के गुड्डे पर जाती है, जिसे वो छीनकर तोड़ देती है। इस मिट्टी के खेल खिलौने से गरीब के बच्चे खेलते हैं, ये तुम्हारे लायक नहीं है। अब चलो यहाँ से। सुषमा परिधि को खींचकर आंगन में ले जाती है। वहीं बेचारी इच्छा बिलक बिलक कर रोते हुए चकनाचूर गुड्डे के टुकड़े को चुनने लगती है। माताई जी ने मेरा गुड्डा तोड़ दिया। चुप कर लड़की, चुप कर। मैंने तुझको कितनी बार मना किया है ना कि उसकी बेटी के साथ मत खेला कर। उसकी माँ दगाबाज है, उसकी बेटी भी वैसी ही होगी। एक बात याद रख, इच्छा, अमीर और गरीब के बीच में कोई दोस्ती नहीं होती है। हम गरीब हैं और यही हमारी तकदीर है। अब चल अंदर। वैसे तो पड़ोसी परिवार की तरह रहते हैं, मगर सुषमा और गायत्री के बीच में कट्टर दुश्मनी है। दोनों परिवार में खून के रिश्ते हैं। नाते में सुषमा और गायत्री देवरानी जेठानी है, लेकिन सुषमा तेज तर्रार थी, जिसने दो हंसते खेलते भाइयों के रिश्ते को तोड़वा दिया। अपनी पत्नी के चंगुल में आकर रंजीत ने अपने भाई सुरेंद्र की सारी संपत्ति हड़प ली, खुद पूरी प्रॉपर्टी में बस गए और उन्हें बेदखल कर दिया। इसके बाद दोनों भाइयों के रिश्ते में खटास आ गई और गायत्री का परिवार किराए के खांचे में रहने लगे। लेकिन पारिवारिक रंजिश से अनजान इच्छा और परिधि के नाजुक दिल में एक दूसरे के लिए पक्की दोस्ती है। क्या दोनों सहेलियों के बीच की दोस्ती पारिवारिक खटास के चलते टूट जाएगी या वक्त के साथ और भी गहरी होगी? चलिए देखते हैं। हे भगवान, इस पतझड़ के महीने में तो बड़ी सिरदर्दी हो जाती है। पूरा का पूरा लॉन सूखे पत्तों से भर जाता है और साफ करते हुए कमर टेढ़ी हो जाती है। खुद में बड़बड़ाती हुए सुषमा झाड़ू लगा रही होती है। तभी उसे कुछ लोग साइकिल लेकर गायत्री के घर की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। पंडित जी भी उनके साथ साथ चल रहे थे। जी आइए, पधारिए, यही वाला खांचा है। ये सुबह सुबह इस गरीब गायत्री के घर में इतने सारे लोग साइकिल पर सवार होकर कहाँ चले जा रहे हैं? और पंडित जी भी हैं। कुछ तो खिचड़ी पक रही है, देखना पड़ेगा क्या माजरा है। नमस्कार भाई साहब, बहन जी, आइए पधारिए, हमारे गरीब खाने में आपका स्वागत है। आइए आइए। सब लोग साइकिल खड़ी करके अंदर चले जाते हैं। तभी सुषमा कानाफूसी करने के लिए दबे पैर आकर उनकी बातें सुनती है, जहां इच्छा पुराने से सूट में लड़के वालों के समक्ष बैठी थी। जी, यही है मेरी बेटी इच्छा। हम दोनों गरीब माँ बाप की जीवन भर की पूंजी यही है। भाई साहब, आप तो हमारे हालात देख रहे हैं, आपसे कुछ छिपा नहीं है। बस अपनी सीता जैसी बेटी का हाथ आपके बेटे के हाथ में दे सकता हूं, इससे बढ़कर दहेज देने के लिए नहीं है मेरे पास। ऐसा बोलते हुए गरीब सुरेंद्र लड़के वालों के आगे हाथ जोड़ लेता है। तभी लड़के के पिता कहते हैं, भाई साहब, हम लोग आपके जैसे साधारण हैं, कोई बड़ी हस्ती नहीं। हमें हमारे सुनील के लिए आपकी इच्छा पसंद है। हमारी तरफ से कुछ गिने चुने बाराती आएंगे तो आप खाने पीने का इंतजाम कर लीजिएगा। बाकी छोटा मुंह बड़ी बात, हम बारात रिक्शे और साइकिल से ही लाएंगे, क्योंकि कार बुक करने की हमारी हैसियत नहीं है। ये सुनकर सुषमा फूले नहीं समाती, क्योंकि उसको ताली मारने का मौका मिल जाता है। तभी गायत्री और सुरेंद्र लड़के वालों को विदा करने बाहर आते हैं, जहां सुषमा पड़ोसन अपर्णा के आगे गायत्री के गरीबी का उपहास उड़ाते हुए कहती है,
पता है अपर्णा बहन, जमाना कितना आगे बढ़ गया, मगर कुछ गरीब लोगों के यहाँ तो लड़के वाले खटारे साइकिल पे सवार होकर ही देखने आ जाते हैं, और तो और बारात भी साइकिल से ही लाएंगे। हमारे मोहल्ले की तो शोभा बढ़ जाएगी। वही तो सुषमा बहन, जिसकी जैसी औकात हो। देखना तुम, मैं तो अपनी परिधि की शादी एक नंबर का बिजनेसमैन लड़का ढूंढ कर करूंगी, और ऐसी धूमधाम भरी बारात मंगवाऊंगी कि देखने वाले देखकर जलकर खाक हो जाएंगे। इस प्रकार सुषमा अपने अमीर होने का शेखी बघार कर अंदर चली जाती है। गायत्री की आंखों से आंसू बह रहे थे। सुषमा तिल मिलाकर अंदर आती है और पति रंजीत से कलेश करने लगती है। तुम यहाँ खबरें पढ़ रही हो, मगर आसपास की कोई खबर भी है तुम्हें या नहीं? अरे अब क्या हो गया भाग्यवान, क्यों सुबह सुबह दाना पानी लेकर शुरू हो गई हो? अरे तुम्हारी गरीब भाई और भाभी ने अपने गरीब लड़के का रिश्ता तय कर दिया है। तुम ओबराय साहब के बेटे से हमारी परिधि की बातचीत कब चलाओगे? आखिर उनसे आज ही बात करो जाकर। उसकी बेटी की बारात आने से पहले मेरी बेटी की बारात आएगी, वो भी धूमधाम भरी। ठीक है, मैं आज ही बात करता हूँ। परिधि अपने माता पिता की बात सुनकर मुरझाए हुए दिल से अपनी गरीब सहेली इच्छा के पास चोरी छिपे आती है। परिधि, तुम यहाँ क्यों आई हो? अगर ताई जी ने देख लिया तो बवाल मचा देंगी। और रो क्यों रही हो तुम? माँ को पता नहीं चाची और तुमसे क्या जलन है। जैसे उन्होंने तुम्हारी शादी फिक्स होने की बात सुनी, वो मेरा रिश्ता तय करवा देना चाहती है। तुम तो मेरे दिल का हाल जानती हो, मैं यश को पसंद करती हूँ, मगर मेरे दिल में एक डर है, माँ मानेगी या नहीं। देखो परिधि, मैं तुम्हारी सहेली होने के नाते तुम्हें समझा रही हूँ। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, तुम ताई जी को सब कुछ बता दो। वैसे भी यश अच्छे खानदान से है, स्मार्ट है, बिजनेसमैन है, ताई जी को पसंद आ जाएगा। परिधि आंसुओं के साथ अपनी गरीब इच्छा के गले लग जाती है। थैंक यू इच्छा, तुम हमेशा मेरी उलझन को दूर कर देती हो। परिधि अपने माता पिता को यश के बारे में बताती है, जिस पर सुषमा खफा होती है और फिर मान भी जाती है। तुमने अपने मन की मर्जी तो कर ली, तो बुलाओ कल यश को उसके परिवार के साथ, और उसे कह देना कम से कम 4 गाड़ी लेके आने को, और हाँ, उसे कहना सगाई की तैयारी के साथ आने को। थैंक यू माँ। अगले दिन 3-4 चमचमाती कार सुषमा के बड़े घर के आगे रुकती हैं। कार के अंदर से लड़के वाले निकलते हैं। अड़ोसी पड़ोसी सब लोग बाहर निकलकर देखने लगते हैं। गायत्री और इच्छा भी बाहर आते हैं। आइए हर्ष और अंजना जी, मैं तो कब से आप दोनों के आने का इंतजार कर रही थी। जी नमस्कार सुषमा जी। परिधि के रिश्ते वालों की ठाट बाट देखकर गायत्री को थोड़ी चुभन होती है और परिधि का रिश्ता भी पक्का हो जाता है। अब दोनों परिवार में शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। मगर जैसे ही परिधि शादी के कार्ड पर सेम तारीख देखती है तो उसे देखकर कहती है, माँ आपको पता है ना, 10 तारीख को इच्छा की शादी है। फिर आप उन्हें नीचा दिखाने के लिए मेरी बारात उसी दिन मंगवा रही हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये तय करने वाली तू कौन होती है? तू जाकर तैयार हो। परिधि रोते हुए यश से बात करती है। यश, मैं ये शादी नहीं करूंगी। तुम शादी तोड़ दो। पर यूं अचानक परिधि, बात क्या है? परिधि उसे सब कुछ बताती है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी गरीब सहेली की बारात धूमधाम से आएगी, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। देखते ही देखते शादी वाला दिन आ जाता है। सुबह सुबह इच्छा के घर महंगा सा लहंगा आता है। अरे इच्छा, आप ही हैं? जी हाँ, मैं ही हूँ। इस पर साइन कर दीजिए, ये आपका पार्सल है। जी थैंक यू भैया। इच्छा जब तोहफा खोलकर देखती है तो उसमें बहुत ही महंगा सा लहंगा होता है, मगर उसके दिल में बारात की दुविधा अभी बाकी थी। शाम को धूमधाम से फूलों से सजी धजी कतार में कई गाड़ियों में बारात आती है। एक ही गाड़ी में से दोनों अमीर गरीब सहेलियों के दूल्हे उतरते हैं, जिसे देखकर इच्छा खुश हो जाती है और सुषमा जलकर खाक हो जाती है। मैं जानती हूँ परिधि, ये तुमने ही किया है ना? हाँ, क्योंकि मेरी सहेली की ख्वाहिश थी कि उसकी बारात इस तरह से आए। अगर मैं उस ख्वाहिश को पूरा भी ना कर पाती तो क्या दोस्ती निभाती। आज एक ही मंडप में हम दोनों सहेली की शादी होगी। माँ, मुझे उम्मीद है आप मेरे फैसले की कदर करेंगी। परिधि की इस बात के आगे सुषमा कुछ नहीं बोल पाती। अंत में धूमधाम से दोनों अमीर गरीब सहेलियों की एक ही मंडप में शादी और विदाई होती। चाइनीज खाने वाली पहुंची साग वाले ससुराल में। माँ देखो, मैं गरम गरम चाइनीज लेकर आई हूँ, चलो साथ मिलकर खाते हैं, वरना ठंडे हो जाएंगे। आपको तो पता ही है अभी भी हल्की हल्की सर्दी बाकी है। हाँ ये तो पता है मुझे, पर तुझे मैं कितना समझाती हूँ, ये नहीं पता तुझे क्यों खाती है बार बार ये चाइनीज मैदा वगैरह? तबीयत खराब करनी है तो बता दे। माँ बचपन से मैं ये सब खा रही हूँ, आप ही मुझे हर सोमवार बुधवार को बाजार ले जाया करती थी चाउमीन मोमोज खिलाने, और अब मेरी ये हैबिट हो चुकी है। जब नहीं हुआ तो अब क्या होगा? चलो आओ ना। हाँ मुझे पता है तू कितनी चाइनीज लवर है।
ये लड़की नहीं सुधरने वाली। 4 दिन बाद इसका जन्मदिन है, सरप्राइज में इसके लिए चाइनीज खाना ही बनाऊंगी, सारा खुश हो जाएगी। माँ खाओ ना। ये कहकर माँ बेटी नूडल्स मोमोज खाती हैं। 4 दिन बाद विद्या का जन्मदिन था। विशाखा अपनी बेटी के लिए घर में अपने हाथों से चाइनीज खाना बनाती है, जैसे कि मोमोज, मंचूरियन, नूडल्स, फ्राइड राइस, चिली पोटैटो इत्यादि। साथ ही घर को भी सजाती है। विद्या कॉलेज से आती है कि घर देखकर खुश हो जाती है। ये क्या माँ, आपने मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया? हाँ, पर ये तो कुछ भी नहीं, अपने पीछे देख। जैसे ही विद्या मुड़ती है तो ढेर सारी चाइनीज फूड डाइनिंग टेबल पर दिखती है, जिसे देख वो खुशी से पागल हो जाती है। वाओ माँ, ये सब आपने मेरे लिए बनाया, मेरी फेवरेट चीज। थैंक यू मॉम, आई लव यू सो मच। मुझे पता था मेरी बेटी को ये सब बहुत पसंद आएगा, इसीलिए तो मैंने ये सब किया। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी विद्या। शुक्रिया माँ। ये कहकर विद्या अपनी माँ को किस कर देती है। हट पगली, ये सब अपने पति के साथ करना, जब तक शादी नहीं होती आपको ही कर लेती हूँ। चल ये सब खा ले, ठंडा हो रहा है, वरना मैंने तेरे पापा के लिए साग भी बनाया, वो भी खिलाऊंगी तुझे। तेरे पापा आने ही वाले हैं। नहीं नहीं माँ, आपको पता है ना मुझे साग से नफरत है। आज के दिन प्लीज मुझे चाइनीज एंजॉय करने दीजिए। हाँ हाँ ठीक है। ये कहकर विद्या अब चाइनीज खाने पर टूट पड़ती है। कुछ देर बाद उसके पिता आ जाते, चाइनीज के बाद साग खाते हैं तो विद्या को बुलाते हैं, लेकिन विद्या मुंह बनाकर कमरे में नूडल्स खाने लगती है। अच्छा हुआ मैं इधर आ गई, वरना पापा मुझे बेकार सा हरा हरा साग खिला देते। पर मेरी फेवरेट तो ये चाउमीन है ना। विद्या, ये तूने क्या किया? अपने पापा के साथ थोड़ा सा साग खा नहीं सकती क्या? साग खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। साग खाना भी सीख ले और बनाना भी। ससुराल जाएगी ना तो वहां पर तेरे मोमोज, चाउमीन, चिली पोटैटो नहीं चलेंगे। वहां पर तो सिर्फ साग सब्जी ही खाने को मिलेगा। छी, कितना बेकार होता है। मैं नहीं कभी खाने वाली। हाँ, बनाना सीख लूंगी। कुछ दिनों बाद विशाखा जब साग बनाना विद्या को बताती है तो साग साफ करने में वो मुंह सड़ाती है। क्या माँ, कितनी बेकार सब्जी है, ये साफ करने में इतना टाइम लग रहा है, फिर बनाने में टाइम लगेगा और इसके साथ फिर मक्के की रोटी में भी टाइम लगता है। ये कोई खाने की चीज है? इससे अच्छा चाइनीज है, 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है और इतनी टेस्टी होती है। पौष्टिक स्वादिष्ट ये भी है तो टाइम तो लगेगा ही। अब चुपचाप इसके पत्ते साफ कर। पत्ते साफ करने के बाद विशाखा विद्या को साग की सब्जी बनाना सिखाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। कुछ महीने में विद्या की शादी चिराग नाम के लड़के से हो जाती है। पर क्या होगा आगे, जब चाइनीज खाने वाली विद्या साग खाने वाले ससुराल पहुंच जाएगी? आइए जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं, जहां पहली रसोई की रस्म में विद्या चाइनीज खाना बनाकर तैयार करती है और अपने ससुराल वालों को देती है। जो माँ कह रही थी वैसा मैं होने ही नहीं दूंगी। क्या पता पहली रसोई से ही मेरे हाथ के बने चाइनीज खाकर ससुराल वाले पसंद कर ले तो वो भी मेरे साथ हर हफ्ते चाइनीज खाया करेंगे। माँ जी, पापा जी, खाइए ना, मैंने आप सबके लिए चाइनीज में चिली पोटैटो, मंचूरियन, नूडल्स, हक्का नूडल्स बनाया है। अरे बहू, ये तूने क्या बना दिया? मैंने वहाँ पर साग रखा था, तुझे साग वगैरह कुछ बनाना था ना। मैं भी तुझे बताना भूल गई। भाभी, ये सब तो जंक फूड है, भला ये भी कोई बनाने की चीज है पहली रसोई में? हाँ बहू, ये सब खाने की कोई चीज है? जा जा साग बना कर ला, वो बहुत पौष्टिक होता है। ये मैदा वगैरह मत खाया कर। ओहो, मेरा प्लान तो चौपट हो गया। अब दोबारा से रसोई में खाना बनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मुझे इतना तेज नहीं चलना चाहिए था। चलो अच्छा है, मैंने साग बनाना तो सीख ही लिया था माँ से, आज काम आएगा। जी माँ जी, मैं लाई। ये कहकर विद्या पहली रसोई में साग, मक्के की रोटी बनाकर ससुराल वालों को खिला देती है, जिसके बाद उसकी तारीफ होती है। 2-4 दिन गुजरते हैं। सास बाजार से साग लाकर बहू को देती है और बहू फिर से साग बनाती है। अरे यार, मैं कैसे चाइनीज खाने वाली एक साग खाने वाले ससुराल में पहुंच गई। मुझे तो मेरे ससुराल वालों की बिल्कुल नहीं वाइब मैच होती है। मुझे नहीं पसंद ये बेकार सा साग, मैं नहीं खाऊंगी। मैं रात को बाहर से चुपके से ऑर्डर कर लूंगी। विद्या साग बनाकर ससुराल वालों को दे देती है। वो खा लेते हैं, लेकिन खुद कुछ भी नहीं खाती और रात को चुपके से मोमोज ऑर्डर करके खाकर सो जाती है। काम करने के बाद हर रोज 2 दिन छोड़ने के बाद सास ससुर बहू से साग बनवा लिया करते थे, जिससे वो साग बना बनाकर परेशान हो चुकी थी। फिर एक दिन कहती है, माँ जी, पापा जी, बहुत दिन हो गए हैं, मैंने कब से चिली पोटैटो, मंचूरियन, नूडल्स नहीं खाए। मैं घर में बना लूं या बाहर से लेने चली जाऊं? अब और साग नहीं खाया जाता माँ जी। हमारे घर में ये सब नहीं खाया जाता, ये सब बेकार होता है। अरे हरी सब्जी अच्छी होती है, वही खाया कर। और आज शाम को साग की भुजिया बना दियो, तेरे ससुर जी 2 किलो साग लेकर आए हैं। जी माँ जी। फिर शाम को पति के आ जाने पर वो कहती है, चिराग, मुझे इस घर में 1 महीना होने को आया, मैंने कब से चाइनीज नहीं खाया, तुम अभी चलो ना मुझे खिलाने।
अरे आज तो तुमने साग की भुजिया बनाई है, मुझे वो पसंद है, मैं वही खाऊंगा और कल ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा तो मैं तुम्हें चाइनीज रेस्टोरेंट ले चलूंगा। पक्का ना? कोशिश तो पूरी है विद्या। फिर सब साथ बैठकर डिनर करते हैं। अगले दिन 8 बज जाते हैं। विद्या बार बार चिराग को फोन करती है, तभी चिराग का फोन आता है कि वह अर्जेंट मीटिंग में फंस गया है, जिस वजह से वो आज चाइनीज खाने नहीं जा सकते। ये सुन उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन सास बाजार जाती है तो माँ जी आप क्यों तकलीफ कर रही हैं, मैं बाजार जाकर साग ले आती हूँ ना, फिर आकर गाजर आलू की सब्जी बना दूंगी। ठीक है, तू बाजार चली जा और सब्जी बनाएगी, उसमें भी साग काट कर डाल दियो, अच्छा लगता है। क्या माँ जी, गाजर आलू की सब्जी में साग कौन डालता है? ठीक है, मैं बना दूंगी। विद्या बाजार आकर सबसे पहले चाइनीज स्टॉल पर ग्रेवी मोमोज और मंचूरियन खाती है। हाँ, मजा आ गया। अच्छा हुआ मैंने माँ जी को चकमा दे दिया और मैं बाहर खाने आ गई। चिराग भी मुझे बाहर खिलाने नहीं आते, उनको भी मेरे लिए टाइम ही नहीं है। और माँ की पता नहीं घर जाकर कैसी सब्जी बनवाएंगी, मैं तो बहाना लगा दूंगी। आहा, जरा और मोमोज देना। चाइनीज खाना खाकर विद्या साग खरीद कर घर ले आती है और खाना बनाकर सबको खिलाती है। सास खाना खाने के लिए बोलती है तो माँ जी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं ये खाना नहीं खाऊंगी, आप सब खा लो। भाभी आप बाहर से कुछ खाकर आई हो क्या जो नहीं खा रही? नहीं राखी, मेरा सुबह से ही कुछ खाने का मन नहीं कर रहा तो मैंने बाहर भी नहीं खाया। ये कहकर विद्या अपने कमरे में चली जाती है और ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। वह घर में चाइनीज खाने की जिद करती है तो भी कोई नहीं देता। एक दिन नींद में वो बड़बड़ाने लगती है, चाउमीन, मुझे चाउमीन खाना है, मुझे मोमोज खाना है, पता नहीं ये लोग मुझे ये सब खाने क्यों नहीं देते। हे भगवान, मैं भी तो टाइम नहीं दे पा रहा। चाइनीज इसका कितना फेवरेट है, पर मैं उसको रेस्टोरेंट ले जा नहीं पाया, लेकिन टाइम निकाल कर ले जाऊंगा जरूर। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। बार बार सबके लिए साग बनाना और खाना मुश्किल होता जा रहा था। तभी एक दिन सास 5 किलो साग बनाने को कहती है, जिसके लिए वह इनकार कर देती है और कुछ खाती भी नहीं है। भाभी क्या हो गया है आपको, 2 दिन से आपने कुछ खाया नहीं, कुछ तो खा लीजिए। बहू बच्चों की तरह जिद करके चाइनीज खाना सेहत के लिए खराब होता है, हरी सब्जी अच्छी होती है, ये ले साग रोटी खा ले। माँ जी मैंने आपको कह दिया है ना, मैं ये साग रोटी नहीं खाऊंगी, मुझे चाइनीज खाना खाना है। आप लोग मेरी पसंद की कोई भी चीज नहीं खाते, जबकि मैं आपकी पसंद की चीज कब से आकर खा रही हूँ। हर हफ्ते में 6 से 7 बार आप ये सब्जी बनवा देते हैं, पर मेरी पसंद की चीज मुझे भी नहीं खाने देते हैं। ये कहते कहते विद्या बेहोश हो जाती है। चिराग फौरन डॉक्टर को बुलाता है, जहां वह उसका चेकअप करता है और वो होश में आती है। क्या बात है, आप लोग इन्हें खाने के लिए कुछ देते नहीं है? बीपी काफी लो है इसलिए बेहोश है। डॉक्टर साहब ये साग सब्जी बिल्कुल नहीं खाती है, हर वक्त इसको चाइनीज खाना है, बस वही खाने नहीं दिया, खाना नहीं खाया। डॉक्टर साहब मुझे बहुत दिन हो गए, 1-2 बार तो खा सकती हूँ ना, इतनी तो तबीयत खराब नहीं होगी उससे। माताजी, ज्यादा साग या ज्यादा मोमोज खाने से दोनों से ही तबीयत खराब हो सकती है, लेकिन अगर इंसान महीने में 2 से 4 बार भी बाहर की चाइनीज खा लेता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि मन भी खुश रहेगा। आप खाने दीजिए। आपके फैमिली डॉक्टर होने के नाते ये कह सकता हूँ कि आप सब बैलेंस रखिए, इन चीजों को वीकेंड पर बना लो। ठीक है डॉक्टर साहब। ये सुन विद्या खुश हो जाती है और अब से घर में हफ्ते में 2 से 3 बार स्पेशली विद्या के लिए चाइनीज खाना आता है, जिससे सब खुश रहने लगते हैं।